तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये गणित क्लास 10th की है। इसमें हम चैप्टर आज से पढ़ेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज, और इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6.1। पहले हम पढ़ेंगे थोड़ी सी थ्योरी यानी त्रिभुज होता क्या है और क्या चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है, उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछली कक्षा में जो है त्रिभुजों और उनके गुणधर्मों को भली भांति परिचित हैं। क्लास 9th में आप त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं, यानी हम सर्वांग समता के बारे में वहाँ पढ़ चुके हैं। याद कीजिए कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार, समान अमाप यानी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तब वो जो है हमारे सर्वांग सम कहे जाते हैं। तो ये तो यहाँ बहुत शॉर्ट में है, यानी सिमिलर समरूप कब कहे जाएंगे। आइए इन चीज़ों को डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। आप 9th की कुछ चीज़ें भूल गए होंगे, तो उनको हम यहाँ पर विधिवत समझ लेते हैं। पहले छोटी सी चीज़ें समझते हैं, फिर उससे हार्ड चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। यानी हम बना तो देते हैं इसको इस तरीके से, ट्रायंगल हमने बना दिया। अब इस ट्रायंगल का मतलब क्या है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, इस चीज़ को तो भी समझ लेते हैं। तीन शीर्षों यानी तीन शीर्ष, शब्दावली पर ध्यान रखिए। तीन शीर्ष, ये समझिए, तीन शीर्ष हमने बनाए और तीन भुजाएं, ये तीन भुजाएं हो गई। समझिए आप, ये तीनों भुजाएं हमारी हो गई। तो तीन भुजाएं हो गई, तीन शीर्ष हो गई, यानी तीन भुजाएं ये हो गई, देखिए, और इनके तीन शीर्ष ये हो गए। क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग क्वेश्चंस में होता है, तब आपको डाउट होने लगता है। तो तीन शीर्षों और तीन भुजाओं वाला एक बहुभुज, एक बहुभुज होता है। यानी भुजाओं और कोणों के माप के आधार पर त्रिभुजों को हम विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण भी कर सकते हैं। यानी हमारी जो डिफिनीशन हुई, वो एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसको त्रिभुज कहा जाता है। एक ऐसा पॉलीगन होता है जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ हो, यानी तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक बंद आकृति हो, तो उसे हम त्रिभुज कह देते हैं। अब देखिए, विभिन्न आधारों पर इसको हम क्राइटेरिया मतलब इसको डिफाइन करते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम इसको भुजाओं के आधार पर, यानी हम यहाँ पर भुजाओं के आधार पर इसको विभाजित कर रहे हैं। तो देखिए, पहला उन्होंने कहा कि समबाहु त्रिभुज, दूसरा कहा समद्विबाहु। समझिए, एक विषमबाहु, यानी बाहु तो सम में लगा हुआ है, बाहु देखिए सम में लगा हुआ है, लेकिन एक में सम लगा है, मतलब समान, यानी जिसकी सारी भुजाएं समान हो, जिसकी सारी भुजाएं समान होंगी वो हमें समबाहु त्रिभुज उसे हम कहेंगे। और समबाहु त्रिभुज की एक खास बात ये होती है कि इसके जो कोण होते हैं वो सभी बराबर होते हैं, यानी यहाँ कोण भी बराबर हो जाएंगे और उसकी भुजाएं तो बराबर होंगी ही होंगी। तो इस समबाहु त्रिभुज आप मतलब समझ गए होंगे, जिसकी सारी भुजाएं बराबर वो समबाहु। जिसकी कोई भी दो भुजाएं, जिसकी कोई दो भुजाएं यानी द्वि, आप देख लीजिए यहाँ जैसे द्विघात पढ़ रहे थे, ऐसे ही द्वि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी यहाँ क्या हो गया कि ये दो लिखा होने की वजह से समद्वि, मतलब सम, यहाँ से सम था वैसे ही सम यहाँ पर शब्द है, तो उसके हम यानी कोई दो भुजाएं सम यानी समान होनी चाहिए, तो वो समद्विबाहु कहलाया। विषम मतलब कोई भी एक जैसी ना हो, यानी सारी की सारी भुजाएं अलग अलग प्रकार की हों, तो उसे हम कह देंगे विषमबाहु। तो आपको तीनों प्रकार के त्रिभुज समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं आए तो एक बार फिर से आप पुनः इस वीडियो को देखें। फिर दूसरा क्राइटेरिया है इसका यहाँ कि हम इसे कोणों के आधार पर करते हैं। समकोण, समकोण का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी एक कोण हम 90 डिग्री का पाएं। 90 डिग्री का, यहाँ देखिए, यहाँ एक कोण जो है हमने कहा अगर 90 डिग्री का मिल रहा है हमें, अगर कोण जो है हमें 90 डिग्री का मिल रहा है यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा,
वो कहलाएगा कि वो समकोण है। अगर एक कोण, कोई भी कोण, वो 90 डिग्री से अधिक हो जाए, यानी 90 कोण से अधिक हो जाए, तो वो अधिक कोण कहलाएगा। और अगर सारे कोण 90 डिग्री से कम हो जाए, कोई भी कोण 90 डिग्री से कम हो जाए, कोई भी 90 या 90 से ज़्यादा ना हो, तो वो न्यून कोण कहलाएगा। यहाँ पर फिर वो न्यून कोण हो जाता। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। यहाँ आपके चैप्टर में एक चीज़ बताई गई, कहा गया कि उपरोक्त यानी ये जो आधार है हमारा, सरलता से कह सकते हैं कि आकृति को देख के चतुर्भुज दिया गया है और ये समरूप है कि नहीं। अब बात करते हैं हम समरूप के बारे में। यहाँ एक शब्द मिल गया हमको, समरूप। तो पहले हम समरूपता को समझ लेते हैं, और जैसे समरूपता को समझेंगे वैसे ही ये सवाल आपकी तुरंत समझ में चीज़ें आने लगेंगी। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे समरूप को। यहाँ इन्होंने बताया कि यदि दो ज्यामितीय वस्तुओं का आकार यानी स्वरूप, जैसे देख रहे हैं आप, देखने में आपको समान हो, उन्हें हम समरूप या सिमिलर कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, यदि दूसरी आकृति की सभी लंबाइयों को समान अनुपात में घटाकर या बढ़ाकर, यानी हम जैसे कोई वस्तु छोटी सी बनाते हैं, ये जैसे हमने छोटा सा बनाया और एक इसी आकार में बढ़ा दें, देखिए बन गया। यानी हम सारी भुजाओं को उसी अनुपात में बढ़ाएं तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो अगर ऐसा बन रहा है, या फिर आप समझिए, या फिर जैसे हमने एक छोटा सा सर्किल बनाया और एक बड़ा सा सर्किल बनाया, तो इसकी हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो ये चीज़ हमें दूसरी चीज़ मिल जाएगी। तो इस प्रकार का, यानी साइज में वो छोटा और बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो देखने में एक जैसे अगर नज़र आ रहे हैं, तो वो अनुपात में एक जैसे बढ़ाने घटाने पर मिल रहे हैं, तो वो सिमिलर होंगे, यानी वो समरूप होंगे। यानी वे ये दोनों आकृतियां परस्पर समरूप कहलाएंगी। ये कहने का यहाँ पर मतलब हो रहा है। इनके गुणधर्मों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। यानी जैसे अगर हमने एक त्रिभुज ये बनाया और एक त्रिभुज ये बनाया, तो अगर हमने इस त्रिभुज कोण को कहा तो ये मान लीजिए इसके संगत होगा, यानी समान होगा। ये साइज में छोटे और बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके कोण एक जैसे ही होंगे। उसी प्रकार इस कोण की बात करें तो हो सकता है इस वाले कोण से बराबर हो, और इस कोण को इस कोण से बराबर हो सकता है। यानी तीनों कोण एक दूसरे के, दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर होंगे। भुजाओं में अनुपातिक हो सकते हैं, छोटी और बड़ी हो सकती हैं, लेकिन जो भुजा होगी उसी भुजा के अनुरूप वो अनुपात में होंगी। तो ये चीज़ पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आप समझते हैं, यहाँ पर देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर हम एरिया निकालें किसी त्रिभुज का, एरिया की अगर हम बात करें, तो अगर हमने एक भुजा को ए बी माना है, तो उधर की जो है पी क्यू है, तो ये संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग हो जाएगा। कुछ ऐसा ये कह रहे हैं। एक त्रिभुज की ए बी, तो उसी की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की पी क्यू है। अगर जैसे ये मान लीजिए ए बी है, यहाँ पर इधर की ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, तो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात का वर्ग जो है उसके जो है क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस तरीके से चिन्ह का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी कोई अगर हमने ए बी बटे बी सी ले लिया, तो यहाँ भी उसी तरीके से, या हमने यहाँ पी क्यू ले लिया, यहाँ पी क्यू लिया, तो यहाँ हम अगर बी सी ले लें, तो यहाँ क्यू आर भी अनुपात में बराबर
होंगी। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें होती, इनको अभी डिटेल में हम जब थ्योरम पढ़ेंगे तब और समझेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। आप समझते हैं एक सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम और सिमिलर में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ साइज भी एक ही जैसा होगा, यानी यहाँ अनुपातिक नहीं होगा। अगर हमने 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाया तो वो भी 2 सेंटीमीटर ही त्रिज्या का वृत्त होगा, यहाँ कम और ज़्यादा नहीं होगा। यानी यहाँ अगर हम त्रिभुज की बात करें तो अगर ये हमने 60-60 डिग्री के कोण और 2-2 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले बनाए हैं तो ये भी उसी तरीके के होंगे, यानी 60 के होंगे और एक मतलब मान लें 30 का होगा, दूसरा 90 का हो जाए। इसी तरीके से यहाँ भुजा 1-2 है तो 1-3 है, तो यहाँ भी 2 और 3 और 1-4 होंगे, यानी बिल्कुल सेम होगा। यानी कोई भी दोनों त्रिभुजों में अंतर नहीं होगा किसी भी प्रकार का। और इनको सिद्ध करने के लिए हम साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ही साइड साइड साइड, यानी तीनों भुजाएं। इसमें देखिए क्या है, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल और साइड, ये 4 प्रकार के जो प्रमेय हैं इनका हम उपयोग वहाँ करते हैं सिद्ध करने में। तो ये चीज़ें हो गई। अब आपके सामने है आपके ही पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज। अब इतनी चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ ली हैं, अब आप यहाँ देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ किस में फिल करनी है। आपको हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए अगर कुछ समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। यहाँ आपके पास है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी व्रत, यानी सभी व्रत चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्या होते हैं? सभी व्रत उनको क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे या समरूप कहेंगे? तो यहाँ पर हम समरूप कहेंगे, यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? समरूप कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया व्रत का एग्जाम्पल भी लिया, क्योंकि कोई छोटा या बड़ा भी हो सकता है त्रिज्या के हिसाब से। तो ये यहाँ पहले में क्या हम भरेंगे? समरूप भरेंगे। दूसरे में आइए, सभी वर्ग होते हैं। अब सभी वर्ग, तो वर्ग का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और 90 डिग्री का कोण हो। तो यानी ऐसे हम एक बड़ा और एक छोटा भी तो बना सकते हैं, जैसे हमने अभी सर्किल के टर्म्स में लिया था। तो यानी यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ भी हमें समरूप कह सकते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप कहलाएंगे? समद्विबाहु या समबाहु? तो आप जानते हो कि समबाहु ही त्रिभुज ऐसे हैं जिनके 60-60 डिग्री के कोण होते हैं और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार आइए चौथे वाले पार्ट्स में, भुजाओं को समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। यानी भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी उनके संगत कोण बराबर हो जाएं और उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएं। 2 ही चीज़ें तो हमने बताई हैं समरूप के लिए। उनके संगत कोण जो होंगे, उनके संगत कोण जो हमारे हैं वो बराबर होने चाहिए, यानी जो कोण हैं वो बराबर हो, कोणों में कोई अंतर ना हो और उनकी भुजाएं जो हैं वो समान अनुपाती हों, समानुपाती हों। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ देखिए, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यहाँ
दो अलग अलग उदाहरण हमें देने हैं। तो देखिए, पहला कहा गया कि समरूप आकृतियां, इनके दो उदाहरण दें। तो इनके दो उदाहरण देने के लिए हम क्या कह सकते हैं, पहला उदाहरण हम इसका देते हैं। समझिए, लिखिए, पहले उदाहरण में दो वृत्त परस्पर समरूप होते हैं। तो हमने कह दिया दो, आपका इस फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला वाला ही है, दो वृत्त परस्पर समरूप होते हैं। ये इसका पहला उदाहरण हो गया। ठीक, दो वृत्त परस्पर समरूप होते हैं। अब अगर हम बात करें इस वृत्त की जगह दूसरा उदाहरण लिखना चाहें, अगर हम दूसरा उदाहरण यहाँ पर लिखना चाहें इसी जगह पर, तो हम क्या कर सकते हैं, सब ना लिख के इस वृत्त को हटा देते हैं यहाँ से, और इसकी जगह पर हम लिख देते हैं क्या, वर्ग। यानी ये जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ग, यानी दो वर्ग परस्पर समरूप होते हैं। यानी आपका जो सेकंड यहाँ पर है उसको अगर आप फिल कर दें, इस चीज़ को यहाँ पर लिख दें, तो यही आपका उदाहरण हो जाता है पहले पार्ट का। तो ये चीज़ हो गई। अब इन्होंने कहा दो आपको उदाहरण पता चल गए, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती। तो कोई भी ले लीजिए, एक वृत्त और एक त्रिभुज ले लीजिए, समरूप नहीं हो सकते। जैसे कैसे, एक हमने वृत्त त्रिभुज लिया और एक वृत्त लिया, तो ये दोनों समरूप नहीं हो सकते। कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ और क्या कह सकते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु। एक हम समद्विबाहु, एक हमने समद्विबाहु त्रिभुज लिया, एक समबाहु त्रिभुज। यानी ये दोनों अगर हम ले लें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप कभी नहीं हो सकते। या हम विषमबाहु के लिए भी ले सकते हैं, या एक वृत्त और एक त्रिभुज ले सकते हैं। सब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनके भी उदाहरण आपको पता चल गए होंगे। बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो देखिए आपके सामने है, तो एक तो आपको यहाँ पर एक वर्ग लग रहा है, 3-3 सेंटीमीटर के सभी भुजाएं हैं। एक यहाँ आपको रोम्बस नजर आ रहा है, जहाँ आप देखेंगे कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु भुजाएं तो आपको देखो मिल जाएंगी तीन। अब कैसे मिलेंगी, देखिए यहाँ अगर हम लिखें इसकी भुजा को और इसकी भुजा को लिखें दोनों को, तो हम 1.5/3 लिख सकते हैं। यानी जो अनुपात आएगा वो 1/2 आएगा। ऐसे आप सभी भुजाओं का अगर निकालेंगे, सबका 1/2 और 1/2 आएगा। यानी भुजाओं का जो अनुपात है वो समान अनुपात है। लेकिन हमने दूसरी कंडीशन भी समरूप के लिए बताई है कि उनके संगत कोण, यानी अगर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हों। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों कोण, यानी कोण P नॉट इक्वल टू कोण, यानी नॉट इक्वल टू कोण A, या किसी भी एक कोण से मैच नहीं करते। यानी आपने देख लिया कि सारी भुजाएं तो समानुपात हैं, लेकिन संगत कोण जो है कोई भी कोण बराबर नहीं है। आप ऐसे ही Q के टर्म्स में ले सकते हैं, ये भी आपको कोण B के बराबर नहीं मिल रहा है। यानी आप यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख देंगे कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु इनके संगत कोण समान नहीं है, इसलिए ये आकृतियां समरूप नहीं है। अगर हम यहीं आपको लिख दें तो आप समझिए, देखिए लिख सकते हैं संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु इनके
संगत 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 कोण समान नहीं हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने लिख दिया। तो कह सकते हैं इसलिए आकृतियां, इसलिए ये आकृतियां समरूप नहीं है। यानी आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज जो थी 6.2 कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर और ज़रूर करिए और पढ़ते रहिए। इसी तरीके से हमारे चैनल पर आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, कहीं पर कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ा जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।